हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 8th में हम लोगों का चैप्टर या कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किस तरह से एयर पॉल्यूशन होता है, उसके क्या क्या कारण हैं और किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं। चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ बिना देरी किए हुए और उसी पर हम आज फिर से चर्चा करेंगे। बच्चों, सभी को पता है कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रदूषण के बारे में, और वो भी वायु प्रदूषण के बारे में। किस तरह से वायु जो है वो प्रदूषित हो जाती है, जिन चीजों के कारण वायु प्रदूषित होती है वो वायु प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। जैसे आपका नेचुरल रूप में कभी कभी ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं या धूल, ये सारे के सारे नेचुरल एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। लेकिन बहुत सारे वायु प्रदूषक ऐसे हैं जो मैन मेड हैं, यानी जो हमने स्वयं ही जैसे एक अगर कॉमन सा सामान्य सा एग्जाम्पल बोला जाए तो एक कहावत है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो वायु को प्रदूषित करना मनुष्य के लिए अपने ही लिए नुकसान पैदा करने जैसा है, या उसको अगर किसी मुहावरे की संज्ञा दी जाए तो हम कह सकते हैं कि हम वायु को प्रदूषित करते जा रहे हैं, तो हम अपने ही लिए नुकसान क्रिएट कर रहे हैं, अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं, है ना। ऐसे मुहावरे के रूप में जैसे हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो वायु प्रदूषण है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, और पहले कम थी, अब ये धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले कम थी, अब ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही। जैसे कल हमने बात की थी ताजमहल के बारे में कि ताजमहल जो एक 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य है विश्व में, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है इस समय कि उसका जो सुंदरता है, उसकी जो बिल्कुल श्वेत रंग का, एकदम व्हाइट कलर का संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ ये मकबरा है। तो इसमें क्या है कि इसका सफेद संगमरमर वहां आसपास वातावरण में मौजूद वायु प्रदूषकों के कारण क्या हो रहा है, बदरंग हो रहा है। उसका कलर जो है वो येलोइश हो रहा है, वो बदरंग हो रहा है। तो केवल वायु प्रदूषण से केवल सजीव ही नहीं प्रभावित होते हैं, केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नहीं प्रभावित होते हैं, उससे आपके भवन, स्मारक, प्रतिमाएं जो लगाई गई हैं वो सब भी प्रभावित होती है ना। तो हमने बात की थी कल आगरा के बारे में कि एसिड रेन्स हैव कोरोडेड द मार्बल ऑफ द ताजमहल, अ फेनोमेनन आल्सो नोन एज मार्बल कैंसर। इस तरीके की घटना जो संगमरमर के पत्थरों से बने हुए ताजमहल के साथ घटित हो रही है, उसमें अम्लीय वर्षा का योगदान है। अम्लीय वर्षा जो है ताजमहल के मार्बल को नुकसान पहुंचा रही है, और इसको संगमरमर कैंसर भी कहा जाता है। तो आगरा और इसके चारों ओर क्या है, रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन है, रसायन है, स्पेशली मथुरा की जो ऑयल रिफाइनरी है, तेल परिष्करण है, उसकी फैक्ट्री, और बहुत सारे उद्योग वो क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे एयर पॉल्यूटेंट्स उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है ना। ये गैसें वायुमंडल में जो आपका आसपास का वातावरण है उसमें जो आपके वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, जल वाष्प जो मौजूद होते हैं, उससे अभिक्रिया कर लेती है, और उसके बाद उस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बन जाती है। ठीक है, अब ये वर्षा, ये जो एसिड्स हैं ये उन्हीं वाटर वेपर्स के साथ मिल करके पानी की तरह बारिश बन के बरस जाते हैं पृथ्वी पर, और इसी को हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो ये अम्ल वर्षा के कारण ही स्मारक का जो आगरा के ताजमहल का स्मारक जो है उसका जो संगमरमर है वो थोड़ा सा संक्षारण हो रहा है, उसका कोरोजन हो रहा है उसका, या कह सकते हैं कि उसको नुकसान पहुंच रहा है।
इस घटना को मार्बल कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका किस में आ सकता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है, या किसी प्रकार का अगर कोई प्रतियोगिता हो रही है विज्ञान की जिसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसमें भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि संगमरमर कैंसर किसे कहते हैं, है ना। तो आपकी मथुरा ऑयल रिफाइनरी से उससे भी निकलने वाले काजल के कण, बहुत बारीक बारीक सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं, वो भी ताजमहल संगमरमर को, जो ताजमहल जिस संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है उसको पीला करने में उसका भी योगदान है। तो ताजमहल को सुरक्षित करने के लिए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे उपाय किए हैं, मतलब ऑर्डर्स दिए हैं उन्होंने। माननीय न्यायालय द्वारा क्या कहा गया है कि उद्योगों को सीएनजी का ही यूज करना है या एलपीजी का ही यूज करना है, पहला जो उनका ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर ये कि वहां ताजमहल के आसपास जितने भी गाड़ियां चलती हैं उनमें लेड, नॉन लेडेड पेट्रोल होगा। अब इसके लिए आप कभी पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल पेट्रोल या स्पेशल पेट्रोल आता है, नॉन लेडेड पेट्रोल आता है, तो वो उसके उपयोग करने के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। तो अब आप अपने बड़े बुजुर्गों यानी 50 साल पहले की ही किसी फोटो को देखिए और आज की ताजमहल की फोटो को देखिए, तो उसकी सफेदी में आपको अंतर क्लियर दिखाई पड़ेगा, है ना। तो ये तो हो गई ताजमहल की बात जो हमने की कल, जिसमें मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों आपका आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पहले हम जानेंगे कि ये ग्रीन हाउस होता क्या है, उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इसमें ग्रीन हाउस एक चीज है जिसको बनाया जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, पौधा घर। ग्रीन हाउस को हम क्या कहते हैं, पौधा घर कहते हैं। तो पौधा घर प्रभाव ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे सूरज है, सूरज की किरणें वायुमंडल से जब गुजरती हैं, है ना, तो बट ऑब्वियस है कि पृथ्वी की सतह को, धरती की जो लेयर है आउटर, उसको गर्म करती हैं। अब इसमें पृथ्वी पर पड़ने वाली कुछ सूरज की जो किरणें हैं, पृथ्वी उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है। और कुछ क्या होता है, कुछ सूरज की किरणें हमारे पृथ्वी के उस लेयर में टकरा के वापस चली जाती हैं, ठीक है। और कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो वायुमंडल में ही रुक जाती हैं। तो ये जो अगर मान लीजिए टकरा के वापस चली जाएं, तो पृथ्वी का जो वातावरण है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि कभी-कभी कुछ किरणें ऐसी होती हैं कि जो आती हैं और वायुमंडल में अवशोषित कर ली जाती हैं, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि वो गर्माहट उसी के अंदर रुक जाती है, रुकी रहती है, और ये क्या करता रहता है, पृथ्वी को गर्म करता रहता है। तो आपने अगर ग्रीन हाउस के बारे में जानना है तो आप कभी नर्सरी गए होंगे, नर्सरी में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला होगा कि जहाँ पे नर्सरी में जो पौधा घर होता है, या कभी भी आपने बहुत बार देखा होगा पौधा घर लोग बनाते हैं जहाँ पे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके। तो पौधा घर में अगर सूरज की जो ऊष्मा है, सूरज की जो गर्मी है, वो पौधा घर में घुस तो जाती है लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पाती है ना। तो वही जो रुकी हुई ऊष्मा है वो पौधा घर को अंदर से क्या रखती है, गर्म रखती है। तो जो पृथ्वी का वायुमंडल रोक लेता है सूरज की रोशनी को, उसका भी यही काम है। इसी कारण से पौधा घर में होने वाला जो प्रभाव है वो प्रभाव पूरी पृथ्वी के साथ हो रहा है, इसलिए ही उसको नाम दिया गया पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें देखिए, इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जीवन संभव नहीं इस प्रक्रम के बिना, लेकिन इसके कारण अब खतरा होने लगा है, ठीक है। और इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो हमारे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसकी अधिकता, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होना ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
क्यों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्यों इसकी अधिकता हो जाती है ना, ये हमको समझना पड़ेगा। तो जैसे क्यों बढ़ जाती है, जो हम लोगों की क्रियाकलाप हैं, जो हम लोगों की एक्टिविटीज हैं, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है जो सांस ले रही है, छोड़ रही, तो हम लोग क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं निरंतर 24 घंटे। और उसकी तुलना में उतने पेड़ नहीं है कि वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर सकें अपनी खाना बनाने की प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो उससे क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा हमारे वातावरण में, ऑक्सीजन कम रिलीज कर पा रहे हैं पेड़ और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस जो है वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है। तो इसके लिए क्या होना होगा बच्चों, इसके लिए सबसे ज्यादा कि वृक्षारोपण के कार्यक्रम में बहुत तेजी लानी चाहिए अब, क्योंकि अब ये जो है बहुत मुश्किल स्थिति जो है वो धीरे धीरे बन रही है। तो इस तरह से पौधा घर आप सभी ने किसी नर्सरी में देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये ग्रीन कलर की शीट होती है या ट्रांसपेरेंट शीट होती है या ग्लास की बनी हुई होती है, जहाँ पे क्या होता है, अंदर पौधे लगाए जाते हैं और वो थोड़ा अच्छे से ग्रो कर सकें, इसलिए उनको इस तरह से कवर कर दिया जाता है कि जो गर्मी है वो तुरंत बाहर ना चली जाए। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन सी गैसेस इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके लिए मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और वाटर वेपर्स भी ग्रीन हाउस गैस हैं और मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये उत्तरदायी हैं। ठीक है, इसमें इस समस्या के साथ साथ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो पौधा घर प्रभाव है, जो वो अपनी इस समस्या के साथ साथ एक और बड़ी समस्या लेकर के आता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से या वैश्विक उष्णन के नाम से जानते हैं। वैश्विक उष्णन का मतलब कि हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी, पूरे विश्व का तापमान जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, The amount of greenhouse gases in the atmosphere has been on the rise for centuries. बहुत सारे सालों से, लगभग 100 सालों से ये धीरे धीरे करके औसत तापमान जो है पृथ्वी का वो बढ़ता जा रहा है। और इस धीरे धीरे होने वाली घटना को, जिसमें पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता जा रहा है, उसको हम वैश्विक उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब इसके क्या क्या कारण हैं आप सबको पता है, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं प्रदूषण के बारे में। जंगलों की कटाई इसका बहुत बड़ा कारण है, डिफॉरेस्टेशन इसका बहुत बड़ा कारण है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जीवाश्मों से बनने वाले जो ईंधन है वो उनका जलना, ये बहुत बड़ा रीजन है जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और इंडस्ट्रियल एमिशंस, हम कहेंगे कि इतने कम धुएं से इतना बड़ा विश्व में औसत तापमान उनका कैसे बढ़ सकता है, लेकिन हो रहा है। रीजंस यही 2-3 मुख्य कारण हैं जिनके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, जिसमें पहला तो इंडस्ट्रियल एमिशंस है, यानी इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो भी हानिकारक गैसेस हैं, वो हम क्लियर ये कह सकते हैं कि हम लोगों के द्वारा किए गए मानवीय क्रियाकलापों के कारण ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है ना। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए, जैसे अब ये सोचिए कि जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है ये एक बहुत गंभीर संकट है। ग्लोबल वार्मिंग है वो एक बहुत गंभीर संकट है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते और इसके लिए कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए, यानी कि कुछ कोशिशें भी की गई। एयर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग पोज अ सीरियस थ्रेट टू द अर्थ, बहुत गंभीर समस्या के रूप में ये सामने आ रहा है। तो व्हाट इनिशिएटिव्स कैन वी टेक टू रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स, कौन से इनिशिएटिव्स हैं, कौन से ऐसी तरीके हैं जिनसे हम इन परेशानियों को थोड़ा कम कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। लुकस
लेट्स लुक एट सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट आर ऑलरेडी अंडरवे, जो इस समय चल रही हैं, वो क्या क्या हैं जिससे हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली has taken several initiatives to reduce the level of air pollution in the city. हमने पिछले कुछ समय में ये देखा होगा, ये एक अलग बात है कि आम जनता या दिल्ली की जनता जरूरी नहीं है कि उन डिसीजन से खुश हो, लेकिन उन डिसीजंस को लेने के पीछे का जो रीजन रहा होगा वो क्या रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स, उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। क्योंकि रीजन क्या रहा कि दिल्ली वाज रैंक्ड अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। कुछ सालों पहले क्या हुआ था कि जो विश्व में रैंकिंग होती है कि पोल्यूशन में नंबर 1 कौन है, तो उसमें टॉप मोस्ट सिटीज में इनका, दिल्ली का, हमारी राजधानी का नाम आया था। तो उसमें क्या था कि द एयर इन द सिटी वाज हेवीली लेडन विद फ्यूम्स एंड पॉइजनस गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल से, यानी कि सड़कों पे चल रही गाड़ियों से जो पॉइजनस गैसेस निकलती थी, उनसे जो एयर की क्वालिटी थी, जो जिस हवा को सांस लेने के लिए हम इनहेल करते हैं, दिल्ली की वो हवा ही जहरीली हो गई थी, है ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरवेंशन किया और एक डिसीजन लिया गया, क्या कि उस समय पे सीएनजी इंट्रोड्यूस करा दी गई। तब वहां पे जो गाड़ियां थी वो ज्यादातर पेट्रोल से क्या हो गई, सीएनजी में कन्वर्ट हुई एज अ फ्यूल टू रन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ दिल्ली। यानी कि जो सिटी बसेस चलती हैं, दिल्ली बहुत बड़ा है ना, तो एक एरिया से लेके दूसरे एरिया तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बसेस, है ना, एसी बसेस हैं, नॉर्मल बसेस हैं, वो चलती हैं और वो दिन भर लाखों की संख्या में बसेस होंगी वहां पे, या हजारों की संख्या में होंगी, वो निरंतर चलती रहती हैं। आपको वहां पे कभी भी आप सड़क पे खड़े होंगे तो किसी भी एरिया में जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की कमी नहीं महसूस होगी, है ना। तो बसेस की संख्या ज्यादा है, उससे क्या होता था कि जहरीली गैसेस बहुत ज्यादा निकलती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन लिया कि एक काम किया जाए कि जो ईंधन जल रहा है, जिससे जहरीली गैस फैल रही है, उसको क्या किया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो सारी की सारी बसेस को सीएनजी से चलाया जाने लगा, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसमें फ्यूल के रूप में सीएनजी को लगा दिया जाए। अभी कभी ओला है, उबर है, वहां पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, टैक्सीज की लोकल, उसमें भी आपको सीएनजी के सिलेंडर्स ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और काम किया गया कि वहां पे पेट्रोल जो था वो अनलेडेड पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल शुरू करवाया गया। दो इनिशिएटिव लिए गए, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीएनजी का यूज शुरू करवाया गया और जो गाड़ियां थी जो प्राइवेट, उनमें सीसा रहित पेट्रोल का यूज कंपलसरी कर दिया गया, मतलब अनिवार्य कर दिया गया, है ना। उसके अलावा मतलब उसके अलावा जुर्माना था, अगर वो आपका सीसा रहित पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं है तो आपके लिए जुर्माना था। द रिजल्ट ऑफ दीज इनिशिएटिव्स रिफ्लेक्टेड इन द क्वालिटी ऑफ एयर, और ये वहां की हवा में दिखाई भी पड़ा। ठीक है, अब पहले की तुलना में एयर इन दिल्ली नाउ इज मच क्लीनर एज कंपेयर्ड टू द पास्ट। Thus, the use of CNG and unleaded petrol are a few of the measures that can be taken to reduce air pollution. अब एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ये दो रास्ते अपनाए गए। मैंने कल बात की थी कि एक बार वहां पे अल्टरनेट सिस्टम लगा दिया गया था कि आधी गाड़ियां दिल्ली की एक दिन सड़क पे रहेंगी, आधी गाड़ियां एक दिन सड़क पे रहेंगी। मतलब उससे भी उन्होंने कोशिश की, पर उससे कितना प्रभाव पड़ा ये तो नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ कोशिश की गई। वन मेजर ऑफ प्रिवेंटिंग एयर पॉल्यूशन, एक और तरीका किया गया एयर पॉल्यूशन के लिए एंड ग्लोबल वार्मिंग, इन्वॉल्व्स द स्विचिंग ओवर फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्यूल्स टू अल्टरनेटिव्स, क्लीनर फ्यूल्स सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर एनर्जी। और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये जब जलते हैं तो कंप्लीटली बिल्कुल नहीं जलते हैं, तो इनकम्प्लीट इनके बर्निंग के कारण क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है ना। तो और वातावरण में हमारे CO2 ज्यादा है तो रोक लिया जाता है इसी में। इसलिए
द बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। जो सूखी पत्तियां होती हैं इनका भी जलना पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ बर्निंग देम, एक तरीका है जैसे अब इस समय देहरादून में या हमारे पहाड़ों में जब गर्मी का मौसम आता है, जब पतझड़ का मौसम आता है, तो पत्तियां, क्योंकि पेड़ ज्यादा हैं हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल घरों में भी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, अब वो पत्तियां सूख के नीचे गिरती हैं, है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उनको जलाने के बजाय अगर हम उनको क्या करें, लीव्स को एक गड्ढा खोदें, एक गड्ढा बना लें घर में, क्योंकि सबके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो उनको इकट्ठा करके जलाने के बजाय, क्योंकि जलाने से क्या होगा, स्मोक निकलेगा और वो हमारे वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित। तो उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा गड्ढा, और उस गड्ढे में उन पत्तियों को क्या करें, इकट्ठा करके जलाने के बजाय उस गड्ढे में ही डाल दें। तो उससे क्या हो सकता है कि लीफ कंपोस्ट दस ऑब्टेन्ड कैन बी यूज्ड एज मैन्योर फॉर प्लांट्स। जो ये घर में बनी हुई खाद है ये तैयार हो सकती है ताकि दूसरे प्लांट्स को और अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो कुछ ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण के स्तर को, प्रदूषण के लेवल को पर्सनल लेवल पे भी कम कर सकते हैं। बहुत आसान है ये कहना कि ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकारों को अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए, सरकारों को ही अपना सब काम करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो है हमारे समाज के लिए, उसको भी निभाना चाहिए। और उसके कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती है, अगर व्यक्ति को जानकारी है और वो करना चाहे तो कर सकता है। तो क्लास 8th में आप सभी बच्चे हैं, तो आप लोगों को एक तरीका ये बताया गया कि आप पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पे क्या कर सकते हैं कि जो ड्राई लीव्स है उनको जलाने के बजाय क्या किया जाए, कंपोस्ट पिट में डाल दिया जाए, जिससे अच्छी खाद जो है पौधों के लिए तैयार हो जा सकती है, ठीक है। अब जो ट्रीज हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं, पेड़ों के क्या क्या फायदे हैं, ये बहुत छोटा सवाल हो जाएगा और इसका आंसर अगर कोई भी बच्चा खड़े होकर बताना चाहेगा तो बहुत लंबे समय तक बोल सकता है कि उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ट्रीज हेल्प करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डस्ट पार्टिकल्स को एटमॉस्फेयर में कम करने में। तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज is another measure that can be taken to reduce air pollution। इस पे अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं तो पौधा लगाने में आपको कोई रोकेगा नहीं। व्यक्तिगत तौर पे आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। आप अगर कहीं भी पेड़ लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण कम होता है। आपने कभी अगर ये अनुभव किया हो, फील किया हो कि वो एक घर है जहाँ पे जिसके आंगन में पेड़ पौधे बहुत कम हैं, और एक घर ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, दोनों के तापमान में भी आपको फर्क नजर आएगा, है ना। क्यों होता है, क्योंकि वहां आसपास पेड़ ज्यादा हैं, इसलिए वहां की हवा भी आपको स्वच्छ लगेगी, वहां का तापमान भी थोड़ा कम लगेगा। ये ऐसा है, ये कुछ व्यक्तिगत अनुभव है जो आप खुद कर सकते हैं। तो प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज विल इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो अगर हम बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं तो उससे क्या हो सकता है, हमारे वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है, ऑक्सीजन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, वो क्या हो सकती है, वो बैलेंस हो सकती है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं व्यक्तिगत तरीके बता रही हूँ जो आप पर्सनली कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को भी आप कह सकते हैं कि जैसे किसी के घर में नियम होता है कि किसी बच्चे का बर्थडे होगा तो क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा, कोई बड़ा पेड़ लगाया जाएगा। तो उस बड़े पेड़ में आप आम का पेड़ लगा सकते हैं। जनरली लोग आम का पेड़ प्रेफर करते हैं। उसके अलावा पीपल का पेड़ जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में बहुत ज्यादा योगदान देता है। मतलब बड़े बड़े पेड़ जो आपका
जितना ज्यादा बड़ा पेड़ होगा, या हम कह सकते हैं जिसमें जितनी ज्यादा हरी पत्तियां होंगी, वो उतना ही ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा और उतना ही ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, जो क्या है हमारे लिए जीवनदायी गैस है। तो वृक्षारोपण एक तरीका आपको मिला जो आप व्यक्तिगत तौर पे भी कर सकते हैं। दिस विल रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एंड विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ग्रोइंग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इन इंडिया, भारत में हमारे वन महोत्सव is celebrated every year during the rainy season। वन महोत्सव के नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है जो हर साल वर्षा के समय में जुलाई अगस्त में होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज कैरीड आउट। लेकिन इसके बारे में एक अवेयरनेस अगर समझी जाए, होता क्या है कि बच्चों ये जो ड्राइव्स होते हैं ना, वन महोत्सव है, वन महोत्सव जिस समय पे हो रहा होता है उस समय पे वृक्षारोपण तो बहुत होता है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है और आपने भी अनुभव किया होगा कि जब पौधारोपण होता है तो उस समय तो केवल फोटो खिंचाने के लिए होता है पौधारोपण, लेकिन क्या उसके बाद उन पौधों की सुरक्षा की गई? क्या उसके बाद वो पौधा जो रोपित किया गया था क्या वो पेड़ में बदल सका? इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। बहुत बार मैंने देखा है कि वृक्षारोपण हुआ लेकिन अगले साल तक वो पौधे सूख के खत्म हो गए, तो जब पौधा पेड़ नहीं बना तो उस वृक्षारोपण का क्या फायदा होगा? तो ये हम ये कह सकते हैं कि अगर व्यक्तिगत तौर पे हर नागरिक जागरूक हो जाए, मैं कह रही हूँ केवल अगर इस बातचीत से केवल अगर जितने बच्चे सुन रहे हैं इस बात को क्लास में बैठे ही, केवल अगर 50 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे, जितने भी, अगर वो खुद ये बिल्कुल संकल्प ले लें, शपथ ले लें कि हम पौधा लगाएंगे और उस पौधे को उसकी देखभाल करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वृक्षारोपण किया जाता है लेकिन अगर आप पौधों को गोद ले लेते हैं या मतलब ये डिसाइड करते हैं कि 100 पौधे लगे, इसमें से 10 की देखभाल मेरी जिम्मेदारी है, तो वो जो 10 पौधे जिनकी जिम्मेदारी है मेरी देखभाल, तो वो क्या करेंगे, हम उसमें पानी डालेंगे, उसमें खाद डालेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, है ना, उसको मौसम की मार से बचाएंगे, तब वो पौधा बड़ा होगा। और उसके बाद पौधे बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। अगर हम अपने बच्चों की देखभाल ठीक से ना करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा ना दें, बच्चों को अच्छा भोजन ना दें, तो बच्चे जैसे अच्छे नागरिक नहीं बनते। बिल्कुल उसी तरह उदाहरण स्वरूप आप समझ लीजिए कि अगर किसी पौधे को भी जमीन में लगा दिया जाए और उसकी देखभाल ना की जाए तो न ही वो बड़ा होगा ठीक से, न ही वो अच्छे से ग्रो करेगा, न ही पेड़ में बदलेगा और न ही वो ऑक्सीजन देगा, क्योंकि देखभाल जरूरी है। पौधा आप लगाने के बाद एज इट इज छोड़ दीजिए और उसको बिल्कुल देखभाल ना करिए तो वो ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि पॉल्यूशन उसको भी नुकसान पहुंचाता है ना। जंगल में कोई पौधा लगे तो हो सकता है वो ग्रो कर जाए, लेकिन अगर आप शहरों में पौधे लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा होता है कि आप उस पौधे की देखभाल नहीं करेंगे तो वो सूख जाएगा, वो बड़ा नहीं होगा, वो ग्रो नहीं करेगा। तो ये जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि आप लोग पेड़ पौधे लगाएं और उसकी देखभाल करें। सब बच्चे शपथ लें कि अपने घर में जो पेड़ पौधे लगाएंगे उनकी देखभाल करेंगे और उनको बड़ा होते हुए देखेंगे, और इससे एक बहुत अच्छी खुशी का भी अनुभव होता है बच्चों। अब स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनको मोटिवेट करिए कि चलो हम पेड़ लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद उनकी देखभाल करना जरूरी है ना, नर्चर करना जरूरी है। जो पहले से ट्रीज मौजूद हैं आपकी लोकेलिटी में उनकी देखभाल करना भी जरूरी है, और जो नए पेड़ लगाए जाएं वो ग्रो करके बड़े हों उसके लिए भी आपका अवेयर होना जरूरी है। खुद भी देखो, पौधा लगाना तो कोई बुरी बात नहीं है, आप खुद भी लगाओ। और एक नया व्यक्तिगत तौर पे क्या क्या हम कर सकते हैं, एक नया ट्रेंड चला, क्या ट्रेंड चला कि गिफ्ट में लोग पौधा देने लगे,
एक नया ट्रेंड ये चला कि गिफ्ट में लोग पौधा दे रहे थे, बर्थडेज में, शादियों में। इवन मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा कि बुके की जगह पे पौधा गिफ्ट दे रहे थे, क्योंकि पौधा आपको अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप क्या करेंगे, बट ऑब्वियस है पौधे को तो कहीं जमीन में ही लगाएंगे। तो उससे आपका पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए अलग अलग लोगों के विचार आए कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। एक एंटी क्रैकर कैंपेन भी चला। क्या हम लोग छोटे थे तब शायद हमें नहीं रोका जाता था, लेकिन अब हर बार दिवाली पे माता पिता ही समझाते हैं कि क्रैकर्स नहीं जलाएंगे, इस बार क्रैकर फ्री हम दिवाली मनाएंगे, है ना। हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार होता है दिवाली, तो उस समय पे एंटी क्रैकर कैंपेन चला, हैज बीन स्टार्टेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। में तो खैर एंटी क्रैकर कैंपेन क्या चला गया, वहां पे तो बैन ही कर दिया गया था कि क्रैकर्स जलेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां की तो हालत वायु प्रदूषण के मामले में बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन वो कैंपेन इस तरह से चला कि माता पिता खुद ही अपने बच्चों को समझाने लगे कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो थोड़ा सा पटाखे कम जलाए जाएं, उससे प्रदूषण थोड़ा कम होगा। क्योंकि देखा क्या गया कुछ सालों में कि द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली ऑन द नाइट आफ्टर दिवाली हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। पहले क्या होता था कि बहुत ज्यादा पटाखे जलते थे तो एयर क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती थी, और कुछ सालों में देखा गया कि उतनी खराब नहीं हुई उस तुलना में जब एंटी क्रैकर कैंपेन नहीं चलता था, है ना। तो इस तरह से कल हम कुछ व्यक्तिगत तरीके, सरकारें क्या कर रही हैं वो उनका काम है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कल कुछ हम तरीके नोट करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें से कितना हम अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। क्योंकि कोई भी तरीका एक कहावत के साथ क्लास को बच्चों हम लोग इस पर विचार करेंगे कि हम बदलेंगे तो ही जग बदलेगा। यानी पहले खुद में सुधार लाइए, उसके बाद आप ये कोशिश करिए, फिर देखिए कि सामने वाला भी सुधार अपने अंदर लाता है। तो ये जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, ये केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। ये जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ये जो प्रदूषण की समस्या है, ये पूरे विश्व की समस्या है। मतलब एक प्रॉब्लम होती है कि हाँ चलो ये हमारे घर के अंदर की प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम होती है कि वो पूरे शहर की प्रॉब्लम होती है। जैसे जनरली मान लीजिए कहीं चोरी होने लग जाए तो वो पूरे शहर की प्रॉब्लम है, पुलिस एकदम अवेयर हो जाएगी कि तो पूरे शहर में चोरियां कैसे हो रही हैं, है ना। एक घर में चोरी हो गई वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन अगर पूरे शहर में हर रोज 10-10, 5-5 जगह चोरी हो रही है तो वो व्यक्तिगत नहीं रह गया, फिर वो पब्लिक प्रॉब्लम हो गई, वो पूरे शहर की परेशानी हो गई। तो उसके लिए पूरा पुलिस महकमा लग जाता है कि चोर को पकड़ो, किसी तरह से चोरी होने लगी है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे वायु की क्वालिटी, हमारे जो हम सांस ले रहे हैं उसकी चोरी हो रही है। आप बिल्कुल उसको ऐसे समझ लो बच्चों कि हमारे वातावरण में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसकी चोरी हो रही है। तो अब उस चोर को पकड़ने की जरूरत है, और वो हमारी व्यक्तिगत प्रॉब्लम तो है नहीं, वो हो गई पब्लिक प्रॉब्लम। मतलब वो आपकी मेरी सबकी समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। तो इसके लिए उस चोर को पकड़ना जरूरी है जो ऑक्सीजन को चुरा रहा है, और वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन के लेवल को क्या करता जा रहा है, कम। तो हम कुछ व्यक्तिगत तरीके अपना सकते हैं जिससे हम कम से कम अपने आसपास का वातावरण अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने वायु प्रदूषण के बारे में जाना, सारे उसके बारे में जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, वो सब आपको दी मैंने। और अगले सेशन में हम ये चर्चा करेंगे, बच्चे कम से कम 5-5 व्यक्तिगत तरीके लिख के आएंगे जो वो खुद अपने ऊपर, अपने परिवार पे लागू कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस में समझा सकते हैं लोगों को कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको अपना के हम व्यक्तिगत तौर पे वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। क्योंकि एक एक बूंद से ही क्या बनता है, सागर बनता है। ठीक है, तो हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही हो सकता है हमारे वायु की जो क्वालिटी है वो सुधर जाए और वायु प्रदूषण का स्तर जो है वो उसको हम कम कर सकें। आज की कक्षा में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।